हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी फ्रीक। तो हमारी आज की वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया और इनके रूल के दौरान जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। पार्ट 1 में हम लोगों ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से कंटिन्यू करेंगे। भारत देश में जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं उनका टाइम ड्यूरेशन 1833 से लेके 1858 तक रहा है, जिनमें सबसे पहले थे विलियम बेंटिक, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1828 से लेके 1835 तक था। ये भारत देश के आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनके शासनकाल के दौरान चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास होता है, जिसको सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 के नाम से भी जाना जाता है। इसी एक्ट के अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। भारत देश में जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनमें काफ़ी उदार माने जाने वाले विलियम बेंटिक थे। इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 पारित होता है, जिसके अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ फंड एलोकेट करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, लिटरेचर एंड साइंस इन इंडिया। भारत देश के एजुकेशन फील्ड में डेवलपमेंट की कोशिशों के कारण इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान श्री राजा राम मोहन रॉय जी के साथ मिलकर सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुछ सामाजिक कुरीतियों को दबाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के शासनकाल के दौरान फरवरी 1835 में ब्रिटेन के हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, जिन्हें हम थॉमस मैक्यूले या फिर सिर्फ मैक्यूले के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसे मैक्यूले मिनट के नाम से जाना जाता है। इस मैक्यूले मिनट के अंदर इन्होंने यह चर्चा की थी कि भारत के मूल निवासियों को इंग्लिश एजुकेशन देना क्यों ज़रूरी है। अगला, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कॉलोनल सर विलियम स्लीमैन के साथ मिलकर ठगी की समस्या को भारत में दबाने की कोशिश की थी, जो कि ब्रिटिश ट्रेडिंग में और दूसरे प्रशासनिक कार्यों में समस्या उत्पन्न करते थे। ब्रिटिश काल के दौरान ठगी उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता था जो कि मर्डर या रॉबरी करके ब्रिटिश काल के दौरान अलग अलग तरह की सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करते थे। नेक्स्ट, इनके शासनकाल के दौरान मिस गवर्नेंस का कारण देके मैसूर को 1831 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेकर मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बना देती है और बाद में कुर्ग और चचार को भी 1834 में मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया जाता है। अगला, विलियम बेंटिक महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ मिलकर रोपड़ में, जो कि पहले रूपनगर के नाम से जाना जाता था, वहां उन्होंने रूपनगर की संधि 1831 में साइन की थी। इस संधि के अनुसार सिख एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर हमेशा रशियन एम्पायर के एग्रेशन के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान पहला मेडिकल कॉलेज ऑफ कैलकाटा एस्टेब्लिश होता है जनवरी 1835 में। अगला, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान उन सारे प्रोविंशियल कोर्ट्स को 1831 में ख़त्म कर दिया था जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। इसका कारण यह था कि ये सारे कोर्ट्स केसेस को ठीक से और सही समय पे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण समय के साथ साथ केसेस इकट्ठा होते जा रहे थे और किन केसेस को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा इस चीज़ को लेके अनिश्चितताएं उत्पन्न होती जा रही थी। अगला, 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि तीसरा लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म सिस्टम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि 1833 में विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान रिव्यू किया जाता है। और यह सिस्टम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, सेंट्रल प्रोविंस, गैंगटिक वैली, पंजाब और ऐसी ही सभी जगहों पर इम्प्लीमेंट किया गया था। इस महलवारी सिस्टम के अंडर ज़मींदारी सिस्टम, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम, इन दोनों के ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगले हैं चार्ल्स मेटकाफ, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1835 से लेकर 1836 तक था। इनके शासनकाल के दौरान प्रेस एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस होता है, जिसे मेटकाफ एक्ट ऑफ 1835 के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के अंडर फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर किया जाता है इंडिया में, और साथ ही साथ सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस प्रेस पे से हटा दिए जाते हैं। इसलिए इन्हें द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका टाइम पीरियड 1836 से लेकर 1842 तक था।
इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जिसके अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट वो हर एक मुमकिन कोशिश करेगी जिसकी मदद से वह ब्रिटिश इंडियन बाउंड्री को रशियन अंपायर के अटैक से बचा कर रख सके। इनके शासनकाल के दौरान महाराजा रंजीत सिंह जी को बहुत सी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अंत में उन्हें हार्ट अटैक आता है, जिसके कारण 27 जून 1839 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला, इनके शासनकाल के दौरान पहली एंग्लो अफगान वॉर होती है जो कि 1839 से लेके 1842 तक चलती है और इसमें अफगान्स जीत जाते हैं, जिसके कारण भारत में ब्रिटिशर्स के सम्मान को ठेस पहुंचती है और इसी कारण से ऑकलैंड को भारत के सबसे विफल गवर्नर जनरल्स में से एक माना जाता है। अगले हैं लॉर्ड एलनबरो, जिनका टाइम पीरियड 1842 से लेके 1844 तक था। इनके शासनकाल के दौरान दिसंबर 1843 में ग्वालियर वॉर लड़ी जाती है जो कि ब्रिटिशर्स और बची हुई मराठा फोर्सेस के बीच में होता है और इस युद्ध के अंत में ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से मराठास को ख़त्म कर देते हैं। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1843 में सिंध को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है और इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ 1843 पास होता है, जिसके अंडर किसी भी इंसान को गुलाम के तौर पे खरीदना या बेचना बैन कर दिया जाता है और जो भी ऐसा करता पकड़ा जाता है उसको आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के अंडर एक ऑफेंस यानी गुनाह मानते हुए उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगले हैं हेनरी हार्डिंग, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1844 से लेके 1848 तक था। इनके शासनकाल के दौरान पहली एंग्लो सिख वॉर होती है जो कि 1845 से लेके 1846 तक चलती है और यह वॉर ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ 1846 में ख़त्म होती है। इस ट्रीटी के अनुसार सिख एम्पायर अपना कश्मीर वाला रीजन, हज़ारा वाला रीजन और जलंधर दोआब वाला रीजन ब्रिटिशर्स के हाथों हार जाता है। इसी ट्रीटी के अंदर हमारा कोहिनूर का हीरा ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलिदान जैसे बहुत से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करने की कोशिशें की थी। अगले हैं लॉर्ड डलहौजी, जिनका टाइम पीरियड 1848 से लेके 1856 तक होता है। इनके शासनकाल के दौरान सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है जो कि 1848 से लेके 1849 तक चलती है और इस युद्ध के अंत में पंजाब को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है अंडर द ट्रीटी ऑफ लाहौर और 11 साल के महाराज दुलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है और वहीं पे उनको पेंशन पे रखा जाता है और उनकी माँ जिंद कौर को उनसे अलग करके फिरोजपुर में भेज दिया जाता है। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर होती है जो कि 1852 से लेके 1853 तक चलती है और इसके अंत में लोअर बर्मा वाला रीजन यानी कि आज के म्यांमार का निचला हिस्सा, जिसे उस समय पेगू के नाम से भी जाना जाता था, उस जगह को ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अगला, बंगाल आर्टिलरी हेडक्वार्टर को कलकत्ता से मेरठ में शिफ्ट किया जाता है और साथ ही साथ शिमला को आर्मी का परमानेंट हेडक्वार्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस की जाती है। और अगला, लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में अपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण ही मुख्य रूप से जाने जाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बेसिकली ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंडर वो सारे राज्य जिनका अपना कोई उत्तराधिकारी ना हो वह सभी अपने आप ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में मान लिए जाते थे। इसी पॉलिसी के अंडर डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में अपने कंट्रोल में लिया था। अवध को भी वो इसी पॉलिसी के अंडर अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, पर उस समय के अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दो बेटे थे जो कि उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम थे। इसीलिए डलहौजी ने इंटरनल मिस गवर्नेंस का बहाना देते हुए 1856 में अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अगला, चार्ल्स वुड जो कि उस समय के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे, उनके चेयरमैनशिप में वुड्स डिस्पैच इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के अंडर प्राइमरी स्कूल लेवल पे वर्नैक्युलर लैंग्वेज यानी कि एक क्षेत्र विशेष के लोकल भाषा में ही पढ़ाए जाने के लिए कहा गया था और अगर बात हो हायर स्कूल लेवल की तो उधर एंग्लो वर्नैक्युलर मीडियम में यानी कि इंग्लिश और साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज दोनों ही भाषाओं में पढ़ाया जाए और जब कॉलेज लेवल एजुकेशन की बात हो तो उस जगह पे सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही
पढ़ाया जाए और वुड्स डिस्पैच के अंडर ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इस्टेब्लिश किए गए थे। अगला, जहां तक बात है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, वहां पर थॉमसियन सिस्टम ऑफ वर्नाक्युलर एजुकेशन को ही अडॉप्ट किया गया। ये थॉमसियन सिस्टम उस समय के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम था जेम्स थॉमसन, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इनके इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंडर विलेज लेवल पे एजुकेशन वहाँ के लोकल भाषा में ही दी जाती थी। अगला है, डलहौजी के शासनकाल के दौरान ही रेलवे मिनट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके अंडर भारत देश में पहली रेलवे लाइन इस्टेब्लिश की गई थी 1853 में, और ये रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने तक की थी, जो कि सिर्फ 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान टेलीग्राफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि उस समय के भारत देश के 4000 माइल्स, जो कि लगभग 6437 किलोमीटर्स की दूरी है, उसको कवर करता था और कैलकाटा को बॉम्बे, मद्रास और पेशावर से कनेक्ट करता था। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 भी इंट्रोड्यूस होता है, जिसके अंडर पोस्टल सिस्टम में जो भी समस्याएं थी उनमें सुधार किया जाता है। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1854 में गंगा कैनाल खोली जाती है और इन्हीं के शासनकाल के दौरान ग्रैंड ट्रंक रोड को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसकी आधारशिला बाबर द्वारा रखी गई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन शेरशाह सूरी द्वारा कंप्लीट की गई थी। यह भारत देश का सबसे पुराना और सबसे फेमस हाईवे है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है। अगला, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कराची के पोर्ट को, कैलकाटा के पोर्ट को और बॉम्बे के पोर्ट को भी डेवलप किया था और साथ ही साथ वहाँ पे लाइट हाउस भी इंस्टॉल किए थे। अंत में इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान हर एक राज्य के अपने अपने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWDs को इस्टेब्लिश किया था। हमारे इस सीरीज़ की अगली वीडियो की शुरुआत हम लोग चार्ल्स कैनिंग से करेंगे, जिनका टाइम पीरियड 1856 से लेके 1862 तक था, जो कि भारत देश के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने के साथ साथ वॉइसरॉय भी थे। ये वॉइसरॉय नाम का जो नया टाइटल ऐड हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर हुआ था। तो हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।